तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है, मैंने आपको बताया कि जो कॉब एंगल होता है वो बेसिकली एक रेडियोलॉजिकल मेजरमेंट है, ठीक है। एक्सरे पे हम लोग इसको फाइंड कर रहे होते हैं, और इसको हम यूं फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि स्कोलियोसिस कितना सवेयर है और उसका ट्रीटमेंट हम गाइड कर सकें। अगर लेस देन 20 डिग्री है तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर 25 to 40 डिग्री तक है कॉब एंगल तो इसका मतलब आपको ब्रेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, और अगर ग्रेटर देन 40 डिग्री है तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंडीशन है, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा दी है, मैंने आपको इसके क्लिनिकल फीचर पढ़ा दिए, मैंने आपको इसकी एग्जामिनेशन पढ़ा दी है, इसकी टाइप्स पढ़ा दी हैं, और मैंने आपको कॉब एंगल भी एक्सप्लेन कर दिया है, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हाई यील्ड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने याद रखने के क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं। स्पाइनल कर्वेचर रहता है, शोल्डर या फिर स्कैपुलर एसिमेट्री दिखती है, पेल्विक या वेस्ट एसिमेट्री होती है, और रिब का हम प्रेजेंट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा हमारे पास होता है, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। और रिब हम क्यों प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रा की रोटेशन की वजह से रिब की प्रोमिनेंस नजर आती है, और ये एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट पे नजर आती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम स्टैंडिंग एक्सरे कराते हैं, उस पर हम कॉब एंगल देखते हैं। अगर लेस देन 20 डिग्री का है तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, अगर 25 to 40 डिग्री का एंगल है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेस करेंगे, ब्रेसिंग करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 40 डिग्री है तो हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बच्चों के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं स्कोलियोसिस के लिए, हम इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। बच्चों वही बात है, डिपेंड करता है कॉब एंगल के ऊपर, ठीक है। अगर कॉब एंगल जितना हमें बताएगा हम उसी के लिहाज से ट्रीटमेंट करेंगे। कॉब एंगल देखेंगे, आप पर्सन की एज देखेंगे, पर्सन की ग्रोथ देखेंगे कि बच्चा तो नहीं, अगर छोटा बच्चा कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस है तो जाहिर है उसके अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि उसने तो अभी बड़ा होना है, उसकी बोन्स ने ग्रो करना है। अगर किसी एडल्ट पर्सन को है तो उसकी स्पाइन जितनी ग्रो होनी थी वो हो चुकी है, उसके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। हम प्रोग्रेशन को देखेंगे कि अब ये कंडीशन प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है, हम उसके कॉज को भी देखेंगे कि अंडरलाइन कॉज क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना अपने जहन में रखते हुए, अपने सामने रखते हुए फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। कॉब एंगल, प्रोग्रेशन, एज या ग्रोथ फैक्टर, और कॉज ऑफ स्कोलियोसिस। मैंने आपको बताया अगर लेस देन 20 डिग्री कॉब एंगल होगा, माइल्ड केस है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, आप प्रोग्रेशन वगैरह को मॉनिटर करेंगे। अगर कोई साथ अंडरलाइन कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। फिर ब्रेसिंग क्या होती है बच्चों, जिस तरह ये दांतों के ऊपर ब्रेसिंग कराई जाती है उसकी वजह ये होती है कि आपने मजीद दांतों को आगे बढ़ने से रोकना होता है, या उसका जो भी अंडरलाइन प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करना होता है। ब्रेसिंग में ये होता है कि ट्रंक पे ना, यानी उस बंदे की कमर, उसके धड़ पे बाहर से जो है ना एक आप समझ लें ब्रेसेस पहना दिए जाते हैं ताकि उसकी ये कंडीशन प्रोग्रेस ना हो सके। इसकी कोई मुझे पिक्चर मिलती है ना तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ वाली पिक्चर, ठीक है। ये किस लिए किया जा रहा होता है, ताकि उसका जो एंगल है वो मज़ीद ख़राब ना हो, उसका कॉब एंगल मज़ीद ख़राब ना हो, और उसकी जो स्पाइनल कर्वेचर है ना वो इससे ज़्यादा अब जो है ना वो प्रोग्रेस ना करे। इसका एम होता है टू मेंटेन फर्दर प्रोग्रेशन व्हेन द चाइल्ड इज स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। खासतौर पर बच्चों में ये कंडीशन की जाती है ताकि क्योंकि उन्होंने अभी आगे जो है ना वो बढ़ना होता है। सर्जरी हम कब करते हैं, जब कॉब एंगल हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर देन 40 डिग्री होता है, और तब हम कंसीडर करते हैं सर्जरी में हम इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे होते हैं, फ्यूजन कर रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ कर सकते हैं, रॉड्स हैं, स्क्रूज हैं, हुक्स वगैरह हैं, और फ्यूजन में हम सिलेक्टेड वर्टिब्रा को साथ में फ्यूज़ कर देते हैं। इसका एम क्या होता है कि आपने डिफॉर्मिटी को ठीक करना होता है, फर्दर प्रोग्रेशन को स्टॉप करना होता है। अब स्पेशल सिचुएशन हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों, जब अर्ली ऑनसेट आपके पास जो है ना वो स्कोलियोसिस होता है, कि स्कोलियोसिस अगर बहुत ज़्यादा बचपन में डेवलप हो जाए तो चाइल्ड ने भी ग्रो भी करना होता है, और उसके साथ साथ ना उसकी लंग डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर स्पाइन का डिफॉर्मिटी होती है तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं लोगों को ना, तो उसकी लंग डेवलपमेंट भी हो रही होती है चाइल्डहुड में। तो आपने ऐसा ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना है कि वो कर्वेचर को भी कंट्रोल करे, स्कोलियोसिस को भी कंट्रोल करे, उसको प्रोग्रेस होने से भी बचाए, साथ साथ उसकी स्पाइन के और उसकी लंग की नॉर्मल ग्रोथ भी। ऐसा ना हो कि लंग की ग्रोथ ही रुक जाए, ब्रेसेस पहना दें और ब्रेसेस की वजह से जो है ना वो लंग की ग्रोथ खराब हो जाए, तो आपने ये भी चीज़ ठीक करनी होती है। इसके लिए आमतौर पर कास्टिंग या फिर ग्रोइंग रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, इसकी टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे इसके ये कॉब एंगल के बारे में पूछ सकते हैं, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, इतना ही पूछेंगे आप लोगों से। इसका ट्रीटमेंट वगैरह शायद ही कभी आए। हाई यील्ड पॉइंट्स क्या है कि जब स्कोलियोसिस का पेशेंट आपके पास आएगा, आपने कॉब एंगल को मेजर करना है, आपने उसकी ग्रोथ या प्रोग्रेशन को असेस करना है, फिर आपने कॉब एंगल को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। और अगर अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस है तो आपने स्पाइनल या फिर लंग की ग्रोथ को भी साथ में प्रिजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो में वो आपसे कहता है कि व्हाट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू मेंटेन स्कोलियोसिस। अब मैंने आपको बताया कि स्कोलियोसिस जो है ना वो सिर्फ इस तक नहीं रहता, ज़ाहिर है वो आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, आपकी नॉर्मल गेट को भी, चाल को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके मसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। सो उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट करना है। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होगी, जिसमें आप क्या देख रहे होंगे, स्पाइनल मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आप उसके पैरास्पाइनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। इसके अलावा आप उसकी फंक्शनल एबिलिटी को इंप्रूव कर रहे होंगे। अच्छा, फिजियोथेरेपी तो ना हर जगह ही होता है, तो कभी कुछ ना है ना वाइवा में तो फिजियोथेरेपी तो बोल ही देना।
फिर रेस्पिरेटरी लंग केयर है कि आपने उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बतानी है, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी करनी है, पल्मोनरी फंक्शन को मॉनिटर करना है। फिर न्यूरोलॉजिकल या फिर अंडरलाइन डिजीज़ मैनेजमेंट आ जाती है कि अगर उस पर्सन को किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हुआ है ये, तो आपने उस कंडीशन को भी मेंटेन करना है, अपने मसल्स के फंक्शन को मेंटेन करना है, अपने मोबिलिटी को करना है। साथ में आपने उसने जनरल फिजिकल और न्यूट्रिशनल केयर, उसकी ग़िज़ा का, उसकी डाइट का, उसकी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट देनी है। ज़ाहिर है बच्चे जो पर्सन होगा स्कोलियोसिस का, हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे लिए पढ़ना इस तरह से बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए तो पूरी लाइफ लॉन्ग चैलेंज है ना। ज़ाहिर है उस सोसाइटी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और उसने खुद को भी एक्सेप्ट करना होता है। तो उस चीज़ के लिए साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और उसकी फैमिली को एजुकेट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये एक कोई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन नहीं है। उसकी फैमिली को भी एजुकेट करना पड़ेगा, ज़ाहिर है एज अ डॉक्टर आपको उनको भी काउंसिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो स्कोलियोसिस बच्चों कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं, इसके स्क्रीनिंग टेस्ट बताए हैं, कॉब एंगल एक्सप्लेन किया है, रेडियोलॉजी पे आपको किस तरह से नजर आएगा वो बताया है। फिर मैंने आप लोगों को इसकी मैनेजमेंट पढ़ाई है और इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ाई है। मुझे बताएं यहाँ तक किसी को किसी बात की समझ ना आई हो या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।